नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा वीकेंड स्पेशल शो को लेकर, जिसका नाम है पर्दे के पीछे। इसमें कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, किन कंपनियों के आए नतीजे, किसे हुआ मुनाफा, किसे घाटा, और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स की इन सब पर क्या है राय, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको, जिससे आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर शेयर बाजार से ही जुड़ी है। भारतीय शेयर बाजारों के लिए शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे की तरह रहा। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई 50 में 28 फरवरी को पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1414.33 अंक की गिरावट के बाद 73,198.10 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 420.35 अंक की कमजोरी के साथ 22,124.70 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था, वो 2 अप्रैल की बजाय 4 मार्च से ही लागू हो जाएगा। वहीं चीन पर ट्रंप ने एडिशनल 10% का टैरिफ का भी ऐलान किया है, जिसके बाद से अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़ गया है और बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स में 27 फरवरी को इंट्राडे में 4% तक की तेजी आई थी। इस तेजी के पीछे आरबीआई की ओर से एनबीएफसीज को दिए जाने वाले बैंक लोन पर रिस्क वेटेज को घटाना वजह रही। केंद्रीय बैंक ने रिस्क वेटेज को 125% से घटाकर 100% कर दिया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इससे बैंकों के पास एनबीएफसी को कर्ज देने के लिए ज्यादा पूंजी अवेलेबल होगी। इस कदम से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की एडिशनल कैपिटल का बंदोबस्त होने और 4 लाख करोड़ रुपए तक एडिशनल लोन देने की क्षमता आने की संभावना जताई जा रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर एक्सपर्ट मंत्री फिल्मार्ट के अरुण मंत्री ने राय दी है कि उनका कहना है कि स्टॉक में मोमेंटम बनता दिख सकता है। उनकी राय है कि 580-600 के बीच भाव पहुंचने पर एग्जिट ले लेना चाहिए। सप्ताह के प्रदर्शन की अगर बात करें तो शेयर करीब 6.25% की बढ़त के साथ 565 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमेंट कारोबार की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक अब वायर एंड केबल कारोबार में उतरने जा रही है। वो इसके लिए गुजरात में एक प्लांट एस्टैब्लिश करेगी और इस सेगमेंट में अगले 2 साल में 1800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस खबर से सेगमेंट की दूसरी दिग्गज कंपनियों के शेयर बुरी तरह से प्रभावित हुए। 27 फरवरी को केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर 21%, पॉलीकैब के शेयर 18% और हेवल्स के शेयर 6.25% तक टूट गए। हालांकि इन कंपनियों का मानना है कि सेगमेंट में नई एंट्री से वो ज्यादा चिंतित नहीं है। वहीं खुद अल्ट्राटेक के शेयर भी करीब 5% तक टूट गए। ये गिरावट 28 फरवरी को भी जारी रही। ओवरऑल वीकली परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म जेफरीज अल्ट्राटेक को लेकर बुलिश हैं। जेफरीज ने 13,265 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट अपने पैन इंडिया नेटवर्क का फायदा उठाते हुए केबल सेगमेंट को कैप्चर करना चाहता है, लेकिन उसे इसमें अभी काफी टाइम लगेगा। पर सीमेंट सेक्टर में वो मजबूत एक ब्रांड है। उनका कहना है कि 10,000 के नीचे आने पर शेयर बाय करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार अगले 4 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 20% तक की हिस्सेदारी बेचने का खाका तैयार कर रही है। मार्केट सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सरकार हिस्सेदारी कम करने के लिए ओएफएस और क्यूआईपी दोनों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के तहत सरकार का इरादा 5 सरकारी बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% से कम करना है। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदारी 86.46%, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.38%, यूको बैंक में 95.39%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08% और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% हिस्सेदारी है। ये कदम सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के अनुरूप उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत सभी लिस्टेड कंपनियों को मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग बनाए रखना जरूरी है। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बैंक के पास अगस्त 2026 तक का समय है। वहीं अदानी समूह की कंपनी अदानी पावर के शेयर मंगलवार को इंट्राडे में करीब 10% तक चढ़ गए। दरअसल अदानी पावर को लेकर 2 खबरें आई थीं। पहली, अदानी पावर थर्मल पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को 16.85 गीगावाट तक एक्सपैंड कर रही है और दूसरा, दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही विदर्भ इंडस्ट्रीज की एक्विजिशन के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। दरअसल विदर्भ इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के लिए अदानी पावर को रेजोल्यूशन प्लान को क्रिएटर्स की कमेटी से हरी झंडी मिल गई है। अदानी पावर ने हाल ही में अपनी विस्तार योजना को तेज करने के लिए संकेत दिए थे। विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के अधिग्रहण से कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा होने की उम्मीद है, जिसका असर कंपनी के शेयर के भाव पर दिखाई दिया। अदानी पावर के शेयर ने
25 फरवरी को 9.5% की तेजी के साथ 514 रुपये 75 पैसे का ऊपरी स्तर भी छुआ। ओवरऑल वीक में शेयर के 4.5% की मजबूती देखने को मिली है। इस पर मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री की राय है कि स्टॉक में 510 से 520 के आसपास रेजिस्टेंस है। मोमेंटम 520 रुपये के ऊपर से होगा, वहीं से ब्रेकआउट आएगा। अब बात भारत की लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट की। स्पाइसजेट को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 25 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को पिछले साल की समान तिमाही में उसे 301 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। खबर से शेयर में हफ्ते के शुरुआती दिनों में तेजी आई थी, लेकिन ब्रोकरेज फर्म नोवुमा की ओर से शेयर के टारगेट प्राइस को डाउनग्रेड किए जाने के बाद इसमें 7% की गिरावट भी देखने को मिली। ओवरऑल वीक में शेयर में करीब 1% की कमजोरी भी देखने को मिली है। ब्रोकरेज का कहना है कि एयरलाइन डेटा के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसकी अवेलेबल सीट किलोमीटर्स यानी कि ASKM में सालाना आधार पर 41% की गिरावट आई है और Q2 में इसके 30% विमान पार्किंग में ही रखे हुए हैं। नोवामा को यह भी लगता है कि स्पाइसजेट जो 3,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी उससे उसके बकाया चुकाए जाएंगे। इससे विमानों को फिर से सर्विस में लाने में मदद तो मिलेगी, लेकिन रिकवरी धीमी होगी। वहीं मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री का इस पर कहना है कि अच्छे नतीजे के बाद भी स्टॉक गिरा है तो मतलब साफ है कि स्टॉक में वीकनेस है। ऐसे में 41 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और कभी भी उछाल आए तो स्टॉक से निकलने की उनकी सलाह है। सरकार की ओर से ईवी की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की खबरों के बीच शुक्रवार 21 फरवरी को 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने के बाद ऑटो सेक्टर की कंपनी M&M ने 24 फरवरी को बढ़िया कमबैक किया। शेयर में लगातार 2 दिन करीब 4.25% की बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल वीक में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह रही ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ओर से स्टॉक को लेकर बुलिश होना। फर्म ने M&M को शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और कहा है कि आने वाले दिनों में इसमें करंट लेवल से 50% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। टारगेट 4,075 रुपये का रखा गया है। वहीं एक्सपर्ट्स की अगर माने तो प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षर का कहना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में पिछले साल से बेहतर कमाई की उम्मीद है। कंपनी की हाल में लॉन्च हुई ईवी को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के नंबर्स में बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ऐसे में स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करके चलना चाहिए। डीटीएच इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टाटा और भारती ग्रुप ने अपनी डीटीएच सेवाओं का विलय करने की तैयारी की है। दोनों ग्रुप्स इस सौदे को अंतिम रूप देने के करीब हैं। अगर ये सौदा फाइनल होता है तो ये डीटीएच इंडस्ट्री के सबसे बड़े सौदों में से एक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा और भारती ग्रुप डीटीएच बिजनेस में घाटे में चल रही हैं। वहीं डीटीएच बिजनेस को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूजर्स अब ट्रेडिशनल सैटेलाइट टीवी को छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और लाइव स्ट्रीमिंग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मर्जर से एयरटेल को अपने नॉन मोबाइल रेवेन्यू को बढ़ाने और टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड और डीटीएच सेवाओं को एक साथ जोड़ने की ट्रिपल प्ले स्ट्रैटेजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। खबर से भारतीय एयरटेल के स्टॉक में 25 फरवरी को करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल वीक में प्रदर्शन की बात करें तो करीब 4% की कमजोरी इसमें देखी गई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपनी क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट को 1500 करोड़ रुपए का फंड दिया है। पिछले महीने जोमैटो ने कंपनी में 500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। नई इक्विटी निवेश के साथ जोमैटो ने अगस्त 2022 में ब्लिंकिट की एक्विजिशन करने के बाद से ब्लिंकिट में कुल 4300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ताज़ा फंड देने के पीछे ब्लिंकिट के घाटे को कम करना वजह बताई गई है। खबरों के मुताबिक इन दिनों क्विक कॉमर्स बिजनेस सेक्टर में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढिंडासा का कहना है कि कंपनी का मैक्सिमम बर्न एक्सपेंशन की वजह से हुआ है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। पिछले साल नवंबर में जोमैटो ने QIP के जरिए 8500 करोड़ रुपए जुटाए थे। हालांकि इस रकम से इस घाटे को कवर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने जोमैटो को आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 310 रुपए का टारगेट दिया है, जो 24 फरवरी के 222 रुपए के बंद भाव से करीब 40% ज्यादा है। बर्नस्टीन को भरोसा है कि कंपनी क्विक कॉमर्स में लीडरशिप को मजबूत करेगी। वहीं 28 मार्च को कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में भी शामिल होने जा रही है। इस वजह से भी जोमैटो फोकस में है। इससे हफ्ते के शुरुआती दिनों में खबर से शेयर में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन पूरे सप्ताह के प्रदर्शन की अगर बात करें तो करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षर का कहना है कि उनका नजरिया, अगर किसी का नजरिया अगर साल 1.5 साल का है तो इसमें वो निवेश कर सकते हैं। अब बात इस हफ्ते शेयर बाजार में लिस्ट हुई नई कंपनी की क्वालिटी पावर के आईपीओ की 24 फरवरी को लिस्टिंग हुई है, लेकिन कई आईपीओ की तरह इसका भी हश्र अच्छा नहीं रहा। आईपीओ का इश्यू प्राइस 425 रुपये था। बीएसई पर इश्यू प्राइस से केवल 1.66% ऊपर 432.05 पर यह लिस्ट हुआ था और एनएसई पर शेयर इश्यू प्राइस से 1.18% ऊपर यानी कि 430 रुपये पर लिस्ट हुआ। जीएमपी भी करीब इतना ही था, मतलब 5 रुपये के आसपास, लेकिन बाद में
शेयर गिरता ही गया। 27 फरवरी को शेयर ने 370 रुपए का लो छुआ, जो इशू प्राइस से काफ़ी नीचे है। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 13% तक टूटा है। एक्सपर्ट्स की राय की अगर बात करें तो BNK सिक्योरिटीज़ के रचित खंडेलवाल का कहना है कि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का सेंटिमेंट अभी खराब है। अगर शेयर के लेवल्स में और गिरावट आए तो टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। मतलब अगर 100 रुपए किसी को लगाने हैं तो लोअर लेवल्स पर 10-10 रुपए के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इसके अलावा देश की वन ऑफ द लीडिंग NBFCs टाटा कैपिटल के बोर्ड ने IPO लाने को मंजूरी दे दी है। IPO के तहत कंपनी 23 करोड़ नए शेयर जारी करेंगे, जबकि मौजूदा शेयरधारक सेल प्रपोजल के जरिए अपने शेयर बेचेंगे। IPO लाने के पीछे एक मजबूरी भी है। दरअसल RBI ने टाटा कैपिटल को अपनी अपर लेयर वाली NBFC कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया है। लिस्ट में शामिल होने की तारीख से कंपनी को 3 साल के अंदर खुद के शेयर बाजार में लिस्ट करने होंगे। इस लिहाज से सितंबर 2025 तक कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होना होगा। टाटा कैपिटल की अगर बात करें तो ये टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होने के साथ टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी है और NBFC है। टाटा सन्स की इसमें 93% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा इन्वेस्टमेंट की करीब 3.25% हिस्सेदारी है। खबर के बाद 25 फरवरी को टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। ओवरऑल वीक के शेयर के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो इसमें करीब 5.5% की मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा एक और कंपनी का IPO लाने की तैयारी है। नाम है चाय पॉइंट, जो अगले साल तक अपना IPO ला सकती है। कंपनी के सह संस्थापक तरुण खन्ना का कहना है कि चाय पॉइंट लिस्टिंग की दिशा में काम कर रही है। मई 2026 तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं। फिलहाल संस्थापकों, कर्मचारियों और एंजल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के करीब 25% हिस्सेदारी है। बाकी हिस्सा संस्थागत निवेशकों के पास है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान चाय पॉइंट काफ़ी सुर्खियों में रही। कुंभ के पीक पर रहने के दौरान कंपनी ने अपने आउटलेट्स के जरिए हर दिन औसतन 1 लाख कप चाय बेची थी। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉर्पोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।